हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस लॉ में अनुचित प्रभाव की, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कल अपन ने उत्पीड़न के बारे में चर्चा की थी, आज अनुचित प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। अनुचित प्रभाव जैसा नाम से ही पता लग रहा है, जो अपना जो बिजनेस लॉ है उसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो परिभाषा इसकी दी गई है धारा 16(1) में, उसके अनुसार कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित डोमिनेट करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। तो ये जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि अनुचित प्रभाव से प्रेरित ठहराव तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति वाला पक्षकार अपनी स्थिति का अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार केवल इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होने से ही अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब माना जाता है जब इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति रखने वाला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग करता है। इसको शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि जब अनुबंध का कोई प्रभावी पक्षकार डोमिनेट पार्टी अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुबंध के दूसरे कमजोर पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करता है, तब यह कहा जाता है कि वह अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है। अनुचित प्रभाव एक तरह का नैतिक या मानसिक उत्पीड़न है। इसमें प्रभावी पक्षकार दूसरे कमजोर पक्षकार के विरुद्ध अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग कर दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है एवं स्वतंत्र निर्णय करने से रोकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम के मामले में कहा कि अनुचित प्रभाव को कपट या धूर्त रूप कहा जा सकता है जिसमें सम्मोहन, चालाकी, बनावटीपन से अपने शिकार के मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। अब अनुचित जो प्रभाव है, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जैसा परिभाषा में भी बताया था। तो पहला है पक्षकारों के मध्य संबंध, यानी अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध विद्यमान हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति डोमिनेंट पोजीशन में हो। यदि पक्षकारों में इस प्रकार के संबंध नहीं है तो अनुबंध में अनुचित प्रभाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में धारा 16(2) के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में समझा या माना जाता है। पहली, जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता अधिकार रखता है। दूसरा, जब उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वास आश्रित संबंध होता है। और तीसरा, जब वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता या शक्ति आयु, मानसिक या शारीरिक कमजोरी के कारण क्षीण या कमजोर हो गई है। तो पक्षकार की प्रभावी स्थिति एवं प्रभावी स्थिति में बनने की परिस्थितियों को अपन आगे इसको और विस्तार से लेंगे। जैसे सेकंड है इसका
आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग, जो संबंध है उनके बीच में, उन संबंधों का प्रयोग लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो। यानी अनुचित प्रभाव का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, वह उस स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। यदि अनुबंध करने में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है, तो वह अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं माना जाता है। तीसरा है अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जब एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का भय होने मात्र से अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जाता है। तो ये तीन चीजें जो है होनी जरूरी है अनुचित प्रभाव के लिए। पक्षकारों के मध्य संबंध है और आपसी संबंधों का जो प्रयोग है वो लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो और अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो। ये तीन चीजें जरूरी है। अब प्रभावी स्थिति वाले पक्षकार कौन कौन से हैं? तो उसमें है वास्तविक या दृश्यमान सत्ता की स्थिति। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता अथवा अधिकार रखता है तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा दुकानदार, आयकर अधिकारी तथा एसएससी निर्धारिती, पुलिस तथा अपराधी, अधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंध कुछ ऐसे ही हैं जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर सत्ता तथा अधिकार रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे जे.आर. भट्ट बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में वादी भट्ट उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय में सेवारत थे। उन्होंने न्यायालय के रजिस्ट्रार को लंबी अवधि की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। रजिस्ट्रार ने छुट्टी इस शर्त पर स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया कि वह यह लिख दे कि वह कभी भी अपनी नौकरी पर वापस नहीं आएगा। रजिस्ट्रार ने दबाव डाला तो वादी ने लिख दिया कि वह छुट्टियां समाप्त होने पर कभी भी नौकरी पर वापस नहीं आएगा और सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा। किंतु वादी जब छुट्टियां समाप्त होने पर लौट आया तो रजिस्ट्रार ने उसे नौकरी पर मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह रजिस्ट्रार ने अपनी सत्ता का अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया था, अतः वादी को नौकरी पर ही माना जाए। दूसरा है विश्वास आश्रित संबंधों की स्थिति। जब अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वास आश्रित संबंध विद्यमान हो तो इन पक्षकारों के बीच अनुबंध में अनुचित प्रभाव प्रयोग किए जाने का संदेह बना रहता है। अधिकारी तथा अधीनस्थ, वकील तथा मुवक्किल, पिता तथा उनकी संतानें, गुरु तथा शिष्य, डॉक्टर तथा मरीज, ऋणदाता तथा ऋणी, प्रन्यासी तथा लाभग्राही आदि के बीच विश्वासाश्रित संबंध पाए जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच भी विश्वासाश्रित संबंधी माना है। पति पत्नी के बीच अनुबंध में अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए अपने पुत्र बी को उसके अवैक्षता माइनर वाली स्थिति में कुछ धन उधार देता है। बी अपनी स्थिति पिता की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ए से बहुत बड़ी राशि का प्रतिज्ञा पत्र लेता है। या यह माना जाएगा कि ए ने बी पर अनुचित प्रभाव डालकर प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त किया है। एक उदाहरण और है, ए को उसका धार्मिक गुरु ये कहता है कि यदि उसे अपनी आत्मा के लिए स्वर्ग में स्थान चाहिए तो उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने गुरु को भेंट में दे देनी चाहिए। ए ऐसा ही कर देता है। ए बाद में उस संपत्ति के भेंट पत्र को अनुचित प्रभाव के आधार पर निरस्त कर सकता है। यदि धर्मगुरु अनुचित प्रभाव उपयोग नहीं करने की बात को सिद्ध करता है। नेक्स्ट है मानसिक या शारीरिक शक्ति के क्षीण होने की स्थिति में। जब कोई व्यक्ति
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक या शारीरिक शक्ति किसी रोग, मानसिक तनाव, आयु अथवा अन्य कारण से अस्थायी रूप से क्षीण हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग बहुत आसानी से हो सकता है। अतः जब कोई व्यक्ति उसकी स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसके साथ अनुबंध करता है तो ऐसे कमजोर पक्षकार को अधिकार है कि वह ऐसे अनुबंध को वैध समझ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बीमार महिला ने अपनी संपत्ति एक ऐसे चिकित्सा कार्य करने वाले व्यक्ति को भेंट में दे दी जो उसकी देखभाल में लगा हुआ था। महिला स्वस्थ होने पर उस भेंट पत्र की वैधता को चुनौती देती है। महिला ऐसा करने का वैध अधिकार रखती है। एक और उदाहरण, लगभग 90 वर्षीय एक अनपढ़ वृद्ध महिला शारीरिक रूप से दुर्बल एवं मानसिक रूप से कमजोर थी। उसने अपनी समस्त संपत्ति को भेंट पत्र द्वारा अपने एक निकटतम संबंधी राजीव को अंतरित कर दी, जो उसकी दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता था तथा उसके कृषि कार्यों का प्रबंध भी करता था। न्यायालय ने माना कि वह संबंधी जो राजीव है उस वृद्ध महिला की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। अब ये जो अनुचित प्रभाव है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अनुबंध के ऊपर? तो पहला तो पड़ता है, अनुबंध जो है वो व्यर्थनीय हो जाएगा। यदि किसी ठहराव में सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो ऐसा ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को वैध समझ सकता है अथवा उस अनुबंध के पालन के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। धारा 19A। एग्जाम्पल के तौर पर, अमर अपने क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी की धमकी से प्रभावित होकर वह अपनी 5 लाख रुपए की कार 2 लाख रुपए में उसे बेचने का अनुबंध कर लेता है। अमर को ये अधिकार है कि वह चाहे तो उस अनुबंध का निष्पादन करे अथवा उसे वैध समझकर उस पर निष्पादन करने से इनकार कर दे। न्यायालय द्वारा अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जाता है और यह सिद्ध कर दिया जाता है तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा दे सकता है। ए बी का बेटा है। बी ने सी के नाम से एक जाली प्रतिज्ञा पत्र बना लिया। सी ए को धमकी देता है कि वह प्रतिज्ञा पत्र की राशि के समान राशि का एक बॉन्ड उसके पक्ष में लिख दे, अन्यथा वह उसके बेटे बी पर अभियोग चलाएगा। ए बॉन्ड लिख देता है, किंतु सी यदि उस बॉन्ड को प्रवर्तित कराने की कार्रवाई करता है तो ए की प्रार्थना पत्र न्यायालय इस बॉन्ड को निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट है, न्यायोचित शर्तों पर न्यायालय द्वारा अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तथा ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार में कोई लाभ प्राप्त किया है तो न्यायालय न्यायोचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है। धारा 19A। एग्जाम्पल के तौर पे, बी जो कि एक साहूकार है से 5,000 रुपये का ऋण लेता है और बी ए पर अनुचित प्रभाव का उपयोग कर 10,000 रुपये का प्रतिज्ञा पत्र 10% ब्याज के साथ लिखवा लेता है। ऐसी दशा में ए के आवेदन पर न्यायालय उसे 5,000 रुपये 10% ब्याज दर या उचित ब्याज दर से ब्याज चुकाने का आदेश देकर 10,000 रुपये के प्रतिज्ञा पत्र को निरस्त कर सकता है। अब जो ये अनुचित प्रभाव है, ये सिद्ध करने का भार किसके ऊपर आता है या बर्डन किसकी है ये कि अनुचित प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? तो पहला है साधारण परिस्थितियों में। साधारण परिस्थितियों में अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अनुबंध को निरस्त करना चाहता है। इस हेतु उसे कुछ बातें सिद्ध करनी होती है,
जैसे अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था, अन्य पक्षकार ने अपनी स्थिति का उपयोग करके उसकी इच्छा को प्रभावित किया, अन्य पक्षकार ने उसकी इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में अनुचित लाभ उठाया। ये चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नृशंस व्यवहार की दशा में। अब कमजोर पक्षकार जो है उसको ये बातें सिद्ध करनी पड़ेगी कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। दूसरी, किया गया सौदा ऊपरी तौर पर से ही या उपलब्ध साक्ष्यों से जो है नृशंसी दिखाई देता है। यानी कमजोर पक्षकार द्वारा इन तथ्यों को सिद्ध कर दिए जाने के बाद सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में होता है। तब इस पक्षकार को कुछ बातें सिद्ध करनी पड़ेगी यदि वह अनुचित प्रभाव के आरोप से बचना चाहता है। उसमें वो ये सिद्ध करे कि पीड़ित पक्षकार तथा उसके बीच प्रभावशाली संबंध विद्यमान नहीं है। उसने कथित पीड़ित पक्षकार को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी थी। कथित पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के लिए पर्याप्त प्रतिफल दिया गया है। कथित पीड़ित पक्षकार को स्वतंत्र रूप से परामर्श करने की सुविधा उपलब्ध थी तथा परामर्श के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, धारा 16(3) के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पर रहीम एक साहूकार का ऋणी है। रहीम उसके दबाव में आकर अनुचित शर्तों पर एक नया ऋण प्रलेख लिख देता है। या यह सिद्ध करने का दायित्व साहूकार का ही है। ये ऋण प्रलेख अनुचित प्रभाव डाले बिना ही लिखा गया था। अब अनुचित प्रभाव की धारणा का खंडन। अनुचित प्रभाव की धारणा का खंडन कुछ तथ्यों को सिद्ध करके किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकटीकरण को सिद्ध करके, प्रतिफल की पर्याप्तता को सिद्ध करके, यह सिद्ध करके कि पीड़ित पक्षकार को निष्पक्ष सलाह या परामर्श उपलब्ध था, यह सिद्ध करके कि अनुबंध पीड़ित पक्षकार के लिए लाभदायी है। नेक्स्ट है नृशंस अथवा अनुचित व्यवहार। यदि एक पक्षकार जो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है तथा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके दूसरे पक्षकार के साथ ऐसा ठहराव करता है जो अनुचित या आत्मा के विरुद्ध या आत्मा को झकझोर देने वाला हो अथवा जिससे दूसरे पक्षकार की कमजोर स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे ठहराव को नृशंस व्यवहार या अनुचित ठहराव कहते हैं। नृशंस व्यवहार या ठहराव कौन कौन से होते हैं अथवा कौन से ठहराव को कब नृशंस व्यवहार माना जाता है, ये कहना बहुत कठिन है। केवल किसी ठहराव में अदूरदर्शिता अथवा असावधानी बरती जाने पर ठहराव नृशंस नहीं माना जाता है। इसी प्रकार कोई ठहराव केवल इसलिए भी नृशंस नहीं माना जा सकता कि वह कष्टदायक ठहराव है या उस ठहराव की शर्तें अनुचित है। जैसे ऊंची ब्याज दर, रुपयों के लेन देन में ऊंची ब्याज दर ठहराव को सदैव नृशंस नहीं बनाती है, क्योंकि आवश्यकता सामान्यतः सभी लोग ऊंची ब्याज दर पर रुपया उधार लेते हैं। किंतु यदि सामान्य ब्याज दर से कई गुना अधिक ऊंची दर पर धन उधार दिया गया है तो न्यायालय उसे नृशंस ठहराव समझ सकता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता का यह दायित्व होता है कि वह स्वयं यह सिद्ध करे कि उसने अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है, अन्यथा न्यायालय उसे नृशंस ठहराव मानने को स्वतंत्र होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बैंकर से उधार के लिए ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है। बैंकर ब्याज की असाधारण दर पर देने के सिवाय उधार देने से इनकार कर देता है। ए उन शर्तों पर उधार स्वीकार करता है। ये अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं है, क्योंकि बाजार में तंगी के समय असाधारण ऊंची दर पर ऋण दिया जाना साधारण सी बात है। अब पर्दानशीन महिलाएं,
पर्दे वाली औरतें अथवा पर्दानशीन महिलाएं वे हैं जो सामाजिक रीति रिवाज तथा किसी समुदाय विशेष में प्रचलित प्रथा के अनुसार पूर्ण रूप से एकांत में रहती है तथा जन सामान्य से संपर्क नहीं रखती है। किंतु किसी महिला को पर्दानशीन केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वह कुछ सीमा तक समाज से अलग रहती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी के मामले में लिखा है कि जो स्त्रियां अपेक्षाकृत शिक्षित है, समाचार पत्र पढ़ लेती है, अपने कार्यों की व्यवस्था कर लेती है और यदा कदा न्यायालयों में उपस्थित होती है, उन्हें पर्दा या पर्दे वाली महिलाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जो स्त्री अपने मुंह को पर्दे में ढककर चलती है अथवा पर्दे के पीछे बैठती है परंतु न्यायालय में उपस्थित होती है और वहां गवाही देती है, क्रयदारों से क्रय तय करती है और वसूल करती है तथा जो आवश्यकता अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी व्यवहार संबंधी बातचीत करती है या पत्र व्यवहार करती है, वह पर्दानशीन महिला नहीं कही जा सकती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्त्री अर्ध पर्दानशीन नहीं मानी जा सकती है, या यूं कहें कि यदि कोई औरत कुछ पर्दानशीन है तथा अन्य दशाओं में सामान्य औरत है तो उसे पर्दानशीन औरत का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। जब एक बार ये सिद्ध हो जाता है कि अनुबंध पर्दानशीन महिला के साथ किया गया है तो सामान्यतः ये संदेह कर लिया जाता है कि अनुबंध में अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया होगा। अतः जो व्यक्ति पर्दानशीन महिला के साथ अनुबंध करता है उसे कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पर्दानशीन महिला को अनुबंध की सब बातों की पूरी जानकारी दे देनी चाहिए तथा उन सब बातों को पढ़कर सुना देना चाहिए। पर्दानशीन महिला को अनुबंध की सभी बातें पूर्ण रूप से समझा देनी चाहिए। उसकी सहमति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का मानसिक शारीरिक दबाव नहीं होना चाहिए। उसे अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कर देना चाहिए। पर्दानशीन महिला से अनुबंध करते समय पक्षकार को स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने नहीं भेजना चाहिए। जब भी दूसरा पक्षकार न्यायालय में ये सिद्ध करना चाहेगा कि उसने पर्दानशीन महिला पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है तो उपयुक्त वर्णित सभी बातें प्रमाणित करनी होगी। यदि वह इन बातों को प्रमाणित नहीं कर सकेगा तो न्यायालय अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।